हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग प्रश्न पत्र 4 का अध्ययन कर रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 है, जिसका नाम दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब इस वीडियो के अंतर्गत और आज से अब हम इकाई 4 प्रारंभ करेंगे और इकाई 4 का नाम है भ्रष्टाचार। इकाई 4 में भ्रष्टाचार को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया गया है, बताया गया है और आपसे पढ़ने की सिफारिश की गई है कि आप इसको पढ़िए। अब प्रश्न ये आता है मन में कि आखिर हमें भ्रष्टाचार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो लोक सेवा आयोग ने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भ्रष्टाचार के सिलेबस को डील किया है। प्रश्न पत्र 4 के सिलेबस में कुछ बातें बताई हैं कि आपको भ्रष्टाचार की परिभाषा का अध्ययन करना है, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसके प्रकार, आखिर भ्रष्टाचार कितने प्रकारों का होता है या किसे हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं, भ्रष्टाचार के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, भ्रष्टाचार से आखिर समाज पर या व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस भ्रष्टाचार को आखिर कैसे अल्पमत किया जा सकता है, कैसे मिटाया जा सकता है, इन सभी का अध्ययन करना है। उसके बाद लोक सेवा आयोग कहता है कि आपको इसके अल्पमत करने में जिन जिन संस्थाओं का, जिन जिन लोगों का योगदान है, उसका अध्ययन करना है। जैसे कि भ्रष्टाचार को कम करने में समाज की क्या भूमिका है, सूचना तंत्र की क्या भूमिका हो सकती है, परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, परिवार किस तरीके से भ्रष्टाचार को कम करने में अपना योगदान दे सकता है। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि विशेल ब्लोवर की इसमें क्या भूमिका है। तो इन सभी का हमें अध्ययन करना है। साथ ही साथ बताया गया है कि भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा में आखिर क्या क्या बातें हुई थी, उसमें जो अधिनियम बनाया गया था उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए थे, इनका आपको अध्ययन करना है। फिर भ्रष्टाचार का मापन किस तरीके से होता है, आखिर हम किस तरीके से भ्रष्टाचार को माप सकते हैं कि कहां पर कितना भ्रष्टाचार है, किसी देश में, किसी राज्य में या किसी शहर में आखिर भ्रष्टाचार है तो कितना है, इसकी मात्रा कितनी है। इसमें नंबर दिए जाते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और यहां पर सबसे कम है, तो उसके भी कुछ मात्रक होते हैं, उनका मापन किस तरीके से किया जाता है, हमें उसका अध्ययन करना है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल और लोक आयुक्त। तो इन सभी का समग्र रूप से हमें अध्ययन करना है और यही सब भ्रष्टाचार टॉपिक के अंतर्गत आता है और ये हमारे सिलेबस में वर्णित है। अब मन में प्रश्न आता है कि जो लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में शब्द लिखे हुए हैं, क्या सिर्फ यहीं से प्रश्न पूछेंगे या कुछ चीजें बाहर से भी पूछ ली जाएंगी। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें जाना पड़ेगा विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों की ओर। हमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे, क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे या सिलेबस से कुछ हटके थे। तो आइए हम चलते हैं 2014 से लेकर 2019 तक के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के लिए। आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर 2014 के सिलेबस में और 2020 के सिलेबस में तो परिवर्तन हुए हैं। तो आपको बता दूं कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ अंकों में और शब्द सीमा में 2 में अंतर आया है। जो कि 2014 में आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे और 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे। 3 नंबर के प्रश्न आपको 1 या 2 लाइनों में लिखने होते थे और जो 6 नंबर के प्रश्न हैं वो आपको 150 वर्ड में लिखने होते थे। अब परिवर्तन क्या कर दिया गया है, अब आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 अंक के, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 5 अंक के और 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 20 अंक का। यह शब्द सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। यहां पर आपको मैक्सिमम 10 शब्द या 1 लाइन में आंसर देना है। यहां पर आपको 5 से 6 लाइनें लिखनी है और जो 20 नंबर का प्रश्न है यहां पर आपको 200 शब्द लिखना है। तो अंतर कितना आया, अंतर बस इतना आया कि जहां आपको 150 शब्द लिखने हुआ करते थे, अब वहां पर आपको 200 वर्ड लिखने हैं। सिर्फ 50 शब्दों को बढ़ाया गया है, सिलेबस वही रखा गया है। यहां जहां आपको 3 नंबर का प्रश्न 2 से 3 लाइनों में लिखना हुआ करता था, अब वो प्रश्न जो है 5 से 6 लाइनों में लिखना होगा। यहां पर बस प्रकृति जो है 2 नंबर के प्रश्न की कर दी है, जो कि सिर्फ 1 लाइन में आंसर आएगा। तो यहां घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में बात कही गई है, जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न उसी तरीके से पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा उनमें परिवर्तन हो जाएगा। जो फैक्चुअल प्रश्न रहेंगे वो आपसे 2 नंबर में पूछ लिए जाएंगे, जिनको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा,
या डील करना पड़ेगा, उनके लिए आपको 5 नंबर का प्रश्न दिया जाएगा। और जो ज्यादा विस्तृत होंगे, जिसमें 2 या 3 प्रश्न समाहित होंगे, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भ्रष्टाचार के प्रकार को बताते हुए इनके कारणों की विवेचना कीजिए, या फिर प्रश्न पूछ लेंगे कि भ्रष्टाचार के कारण को बताते हुए इसे अल्पमत करने के उपाय या इनके प्रभाव, ये सब 2 क्वेश्चन मिला के आपसे एक प्रश्न बना लिया जाएगा। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे हम समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। पहले हम अध्ययन कर लेते हैं 2014 से लेकर 2019 के प्रश्न पत्रों का। बात करें हम 2019 में कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया है कि यहां पर 3 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन यहां पर एक समस्या थी। यहां पर नंबर का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, नंबरों का वितरण नहीं किया गया था कि किस यूनिट से कितने नंबर पूछे जाएंगे या किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन हमें इन प्रश्नों का अध्ययन करने से एक बात ज्ञात होती है कि जो 3 नंबर के प्रश्न थे वो लगातार 2 या 3 ही पूछे गए हैं, और जो 6 नंबर के प्रश्न हैं वो भी लगातार हर वर्ष 2 से 3 ही पूछे गए हैं। कभी 2 पूछ लिए जाते थे तो कभी 3 पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब 2020 के जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है उसमें नंबर आपके निर्धारित कर दिए गए हैं कि जो भ्रष्टाचार की यूनिट है इससे 40 नंबर का प्रश्न आएगा, और प्रश्नों की संख्या भी आपको निर्धारित कर दी गई है कि 2 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 20 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। क्लियर है? तो अब इसका ब्रिटेज, जो भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है, इसका ब्रिटेज और ज्यादा बढ़ गया है। पहले आप इसको थोड़े हल्के में लेके पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक टॉपिक आपका विचारक है जिसके अंतर्गत आपको 17 विचारकों का अध्ययन करना है, और 17 विचारों में से जितना नंबर आना है उतने ही नंबर का टॉपिक आपका भ्रष्टाचार है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए हम करते हैं विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन। तो 2019 में आखिर प्रश्न क्या क्या आए, तो 2019 में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला एक 3 नंबर में प्रश्न आया था कि भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले प्रमुख संस्थानों के नाम लिखिए। क्या? संस्थानों के नाम लिखिए, जैसा कि आपके सिलेबस में वर्णित है। आप देखते चलिए कि यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल, लोकायुक्त, तो यही तो प्रतिबंध लगाते हैं, तो इन्हीं के नाम लिखने थे। अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता, सीधा सीधा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता, तो अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता के बारे में लिखिए, वो बताना था आपको 3 अंक में। इसके बाद प्रश्न पूछा गया विसिल ब्लोवर सुरक्षा बिल 2015 का महत्व तथा मूल प्रावधान का वर्णन कीजिए। 6 अंक का प्रश्न था, 2 प्रश्न इसमें समाहित हैं। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आगे चल के आपसे 20 नंबर में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि भ्रष्टाचार को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, तथा मूल प्रणाली से इसका संबंध बताइए कि जो वर्तमान में मूल प्रणाली है उससे भ्रष्टाचार का क्या संबंध है। दूसरा प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ था कि भारत में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु जो कानूनी ढांचा बनाया गया है उसकी सूची बताइए, उसकी सूची बनाइए कि आखिर कौन सा ढांचा कानूनी इसके लिए बनाया गया है। तो 2019 के प्रश्न पत्र के अध्ययन से आप देखिएगा कि जो बातें, जो शब्द आपके सिलेबस में लिखे गए हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके अलावा आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। दूसरी बात, किसी भी टॉपिक में ज्यादा विस्तार से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और अब तो आपके पास वर्ड लिमिट भी निर्धारित है कि आपको मैक्सिमम 200 शब्दों में लिखना है और मिनिमम आपको 10 शब्दों में लिखना है। तो आपको हर प्रश्न को इस तरीके से तैयार करना है कि यदि कोई प्रश्न लेंदी बनता है, बड़ा वाला बनता है, तो उसे मैक्सिमम 200 शब्दों तक ले जाएं, और यदि कोई छोटा है, 1 शब्द है, 1 वर्ड में आंसर आ रहा है, तो उसको 1 वर्ड में ही तैयार करें। 2018 की बात कर लेते हैं। तो 2018 में प्रश्न आया था कि बेनामी संपत्ति का क्या अर्थ है, इसको बताइए। तो जब आप भ्रष्टाचार को पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत एक शब्दावली आती है बेनामी संपत्ति। हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे कि आखिर बेनामी संपत्ति क्या है। तो बेनामी संपत्ति का आशय पूछा गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य परिस्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यह भी भ्रष्टाचार से ही संबंधित है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। कौन सा था वो? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके अंतर्गत जो लोक सूचना अधिकारी है, क्या लोक सूचना अधिकारी है, उसे कितने दिनों के अंदर सूचना देना क्या है, बाध्यकारी है, कि कितने दिन के अंतर्गत उसको सूचना देनी पड़ेगी। तो ये आपको एक शब्द का आंसर था, तो एक शब्द में ही आपको लिखने थे। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में निरूपण कीजिए तथा भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या है इसको बताइए। फिर यहां पर 6 अंक का प्रश्न आया है और यहां पर 2 प्रश्न समाहित हैं। क्या क्या? प्रकारों के साथ साथ कारणों का अध्ययन करना है।
आगे प्रश्न आता है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सुझाव बताइए कि जो सार्वजनिक जीवन है इसमें हम भ्रष्टाचार को रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा का वर्णन कीजिए। तो 18 में भी आप ध्यान से देखिएगा, जो 3 नंबर के प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न हैं, वो सारे के सारे आपके सिलेबस से ही आए हुए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो उन शब्दों से हटकर हो। आगे बात करते हैं वर्ष 2017 की, कि आखिर वर्ष 2017 में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो 2017 में आया था कि प्रमुख कारण बताइए, किसके? भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण बताइए। तो आपको 2 या 3 कारण बता देने थे, 3 नंबर का प्रश्न था। अब यही प्रश्न आगे चल के 5 नंबर में बन सकता है, जो वर्तमान है स्थिति है, तो इसमें ये 5 नंबर का प्रश्न बन सकता है आपसे। केंद्रीय सतर्कता आयोग से आप क्या समझते हैं, बताइए 3 नंबर में। ये प्रश्न आपसे इस बार फिर 5 नंबर में भी बन सकता है, 3 नंबर में, 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न आया कि भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए, 6 नंबर में, कि आखिर इसके समाज पर या व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में स्पष्ट वर्णित है, वही प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आया है, भारत में विशिल विलोवर संरक्षण विधेयक पर टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, मतलब यहां से रिपीट होकर 2019 में फिर से आया था। क्लियर है? कौन सा? भारत में विशिल विलोवर संरक्षण विधेयक पर टिप्पणी कीजिए। 6 अंक में प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करते हैं हम, भ्रष्टाचार मापन तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर टिप्पणी कीजिए। अर्थात यहां पे बताया गया है कि भ्रष्टाचार मापन क्या है या इसकी क्या क्या विधियां हो सकती हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता कहा जाता है, इसको आपको बताना था, इस पे आपको टिप्पणी करनी थी। 6 अंक का प्रश्न है। बात करते हैं हम वर्ष 2016 की, कि 2016 में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो 2016 में आया था सिटीजन चार्टर। ये भी जब हम भ्रष्टाचार टॉपिक पढ़ेंगे तो भ्रष्टाचार के अंतर्गत जो इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, तो अधिनियम के अंतर्गत सिटीजन चार्टरशिप आपको पढ़नी पड़ेगी कि सिटीजन चार्टर क्या होता है। तो वही प्रश्न पूछा गया, ये भी आपका सिलेबस से हटके नहीं है। इसमें पूछा गया कि सिटीजन चार्टर से आप क्या समझते हैं, 3 अंक का प्रश्न था, सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी थी। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि भ्रष्टाचार निवारण में समाज की भूमिका। देखिए आपका सिलेबस जो था उसमें स्पष्ट लिखा था कि भ्रष्टाचार निवारण में समाज की, परिवार की, मीडिया की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो अलग अलग पर्टिकुलर आपसे पूछे जा सकते हैं कि समाज की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है और मीडिया की क्या भूमिका है। तो यहां पर ये 3 अंक पे प्रश्न आया था। भ्रष्टाचार को कम करने में सामाजिक मीडिया या इंटरनेट की भूमिका बताइए। वही प्रश्न उसी टॉपिक से दोबारा फिर पूछ लिया गया और यह पूछा गया था 6 अंक में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इसमें पूछा गया भ्रष्टाचार के प्रकारों की विवेचना कीजिए, कि भ्रष्टाचार कितने प्रकार का होता है। आगे हम अध्ययन करेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने आखिर कितने प्रकार के भ्रष्टाचार बताए हैं, कि भ्रष्टाचार कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। देखिए यह प्रश्न बार बार आ रहा है क्योंकि यह सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है और हर साल आप देखेंगे यह प्रश्न लगातार लगभग हर साल पूछा जा रहा है। तो आपको जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणा है वो मैक्सिमम 200 शब्दों में ही कवर करनी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आप बहुत सारी किताबें देखोगे, पता चलेगा कि आपको 6 से 7 पेज संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में ही दे दिए हैं, है ना। प्रकार आपको इतने ज्यादा दे दिए कि आप पढ़ते पढ़ते थक गए। आपको बता दिया गया कि इसको अनुमत करने के उपाय, आपको 10-20 पेजों में पढ़ा दिया। तो आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास वर्ण लिमिट है, इसलिए आप कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, है ना। तो क्या है, अगले वर्ष की बात करते हैं हम 2015 की, कि आखिर 2015 में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो 3 नंबर की बात करें तो वहां पर आया था विशिल विलोवर से आप क्या समझते हैं, मतलब परिभाषा लिखनी थी आपको विशिल विलोवर की। फिर प्रश्न आया था कि अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है। 3 अंक में ही प्रश्न, इसकी परिभाषा पूछी गई थी। डेट, ये शब्द आता है भ्रष्टाचार के मापन से संबंधित। तो डेट से आप क्या समझते हैं, इसमें डेट का फुल फॉर्म लिख के आप इसकी परिभाषा लिख देते। 3 अंक का प्रश्न था। अगला प्रश्न आया भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, फिर से वही प्रश्न कि भ्रष्टाचार क्या है, आप इसको समझाइए। इसमें आप अर्थ बता सकते हैं, उसकी परिभाषा बता सकते हैं। ये कितने नंबर में आया था, 6 अंक में प्रश्न आया था। अब जब यहां पर लिखा है 6 अंक में भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, तो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आप इसका अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार, इसके निवारण, आप जो भी शॉर्ट फॉर्म में जितना भी लिख सकते हैं उतना लिख सकते थे। आप जितने डायमेंशन लिखेंगे उतने ज्यादा आपको अंक मिलेंगे, जितने कम डायमेंशन लिखेंगे उतने कम अंक मिलेंगे। तो क्लियर है, जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि आपको एक खुला चैलेंज दे दिया जाता है कि कोई एक टॉपिक भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, तो आप उसमें जितने भी उसके डायमेंशन हैं वो आप सब उसको समाहित कर दीजिए।
अगला प्रश्न आया था भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय बताइए। ये भी 6 अंक में पूछा गया था। बात करते हैं वर्ष 2014 की, तो 2014 में आया था भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रभावों कि आखिर भ्रष्टाचार के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनकी आपको विवेचना करनी थी। कितने नंबर में? 3 अंक में। तो ध्यान रखना, ये जो विवेचना वाले प्रश्न आ रहे हैं या फिर ऐसे कोई 3 चीजें पूछ रहे हैं, कोई कारण पूछ रहे हैं, तो अब इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम संभावना है कि 2 अंक में पूछेंगे। वो यहां पर आपसे 5 अंक के प्रश्न पूछेंगे। 2 अंक में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन हुआ था वो किसकी अनुशंसा के आधार पर हुआ था। यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भ्रष्टाचार को या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई 2 या कोई एक ऐसे संस्थान का नाम बताइए या कोई एक नियम बताइए। या फिर पूछ लिया जाएगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पास हुआ, या इस भ्रष्टाचार अधिनियम का पूरा नाम क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे 2 अंकों में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है विशिल विलोवर की भूमिका से आप क्या समझते हैं। फिर यह भी 3 अंक में पूछा गया था, अर्थात यहां पर भी आपको क्या लिखनी थी, विशिल विलोवर की परिभाषा ही लिखनी थी। भ्रष्टाचार को अलमत करने के उपाय बताइए। अगला प्रश्न आया था कि लोक जीवन में भ्रष्टाचार से क्या आशा है, आप क्या समझते हैं, जो सार्वजनिक जीवन है आपका उसमें भ्रष्टाचार का क्या आशा है। तो बात वही आ जाएगी, आप अर्थ लिखिए, आप परिभाषा लिखिए, आप प्रकार बताइए और आप ये भी लिखिए कि इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। इसके बाद लोक जीवन में भ्रष्टाचार से क्या आशा हो चुका, भ्रष्टाचार के कारणों की विवेचना कीजिए। तो यहां हमने 19 से लेकर 18 तक प्रश्न देखे। तो आपके जो सिलेबस में 4 से 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण, अलमत करने के प्रभाव, उसके प्रभाव क्या है और इसके लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, इसके लिए कौन कौन से विधान बनाए गए हैं। लोकपाल, लोकायुक्त इसी वर्ष जोड़ा गया है, पहले नहीं जुड़ा हुआ था, पिछले सिलेबस में नहीं था। लोकपाल, लोकायुक्त इसी बार जोड़ दिया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो पारदर्शिता है वो पहले से जुड़ा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पहले से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही विसिल ब्लोवर भी पहले से जुड़ा हुआ है। तो वही शब्द हैं, वही चीजें हैं और वैसे ही प्रश्न हैं। यही प्रश्न आपसे आगे चल के फिर से पूछे जाने की संभावना है, बस अंकों का जो निर्धारण है वो बदल जाएगा। जहां आपसे 3 अंक के प्रश्न पूछ रहे थे वहां 3 अंक से आपके 2 अंक और 5 अंक के प्रश्न बन सकते हैं, और जहां से आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे थे वहां से आपके 20 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है कि 20 अंक में क्योंकि 20 अंक का जो प्रश्न है वो 200 शब्दों का है और यहां पर जो 6 अंक का प्रश्न है वो कितना था, 150 शब्दों का था। तो क्लियर है। मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आपके लिए कि आखिर किस तरीके का सिलेबस है और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में जो वर्तमान पीएससी होनी है या भविष्य में जो पीएससीयां होनी है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार होता क्या है, भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या होती है, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि भ्रष्टाचार को अंग्रेजी में करप्शन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? करप्शन कहा जाता है। करप्शन मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। और जो करप्शन है वह बना हुआ है लैटिन भाषा के कर्प्यूटस शब्द से। किस शब्द से बना हुआ है? कर्प्यूटस शब्द से। और कर्प्यूटस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तोड़ना या नष्ट करना। क्या होता है? तोड़ना या नष्ट करना। तो इससे ही बात आ जाती है भ्रष्टाचार की कि भ्रष्टाचार क्या होगा, नियमों को तोड़ना ही क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो ये तो हुई अंग्रेजी के शब्दों से परिभाषा। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हिंदी भाषा में जो भ्रष्टाचार लिखा है इसके आधार पर हम इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होगा। तो आप देखिए जो भ्रष्टाचार लिखा है उसको देखने से पता चलता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक भ्रष्ट और एक आचरण। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचार। भ्रष्ट मतलब क्या होता है? भ्रष्ट मतलब होता है बुरा और आचरण मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। अर्थात जो बुरा व्यवहार है, जो गलत व्यवहार है वही क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। तो ये तो हुआ अर्थ। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि भ्रष्टाचार का अर्थ समझाइए तो आप दोनों तरीके से समझा सकते हैं कि भ्रष्टाचार को अंग्रेजी में करप्शन कहा जाता है और करप्शन लैटिन भाषा के कर्प्यूटस शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना। दूसरे शब्दों में आप ये भी समझा सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भ्रष्ट और आचरण। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट का मतलब होता है बुरा और आचरण का अर्थ होता है व्यवहार, अर्थात बुरा व्यवहार ही क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है।
चलिए हम समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार की परिभाषाएं क्या हैं। आपसे बहुत बार आपने जैसे ही प्रश्न पत्र देखे हैं 2019 से 14 तक के, तो बहुत बार पूछा गया है कि भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं। तो यहां पर जब ये प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको इसकी परिभाषा भी बतानी है कि भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार क्या है, बहुआयामी अवधारणा है। इसकी कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती है। हम ये मान लें कि धन संबंधी दुरुपयोग ही भ्रष्टाचार है या बुरा आचरण करना ही भ्रष्टाचार है, तो नहीं, इसकी परिभाषा बहुत विस्तृत अर्थों में है। इसलिए विभिन्न संस्थानों ने, विभिन्न अधिनियमों ने अपने आधार पर इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि हम देखते हैं संथानम समिति ने इसके विषय में क्या कहा था, और संथानम समिति ने भ्रष्टाचार के संबंध में जो परिभाषा गढ़ी है वो क्या थी। तो संथानम समिति के अनुसार भ्रष्टाचार शक्तियों का क्या है, स्वार्थ भरा उपयोग है। अर्थात आपको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनका आप अपने हित में या किसी अपने के हित में उपयोग करते हो, तो वो क्या होता है, भ्रष्टाचार है। पूरी परिभाषा को समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार शक्तियों का स्वार्थ भरा उपयोग तथा किसी लोक कार्यालय से जुड़ी प्रतिष्ठा का गलत उपयोग है। इसका अर्थ यह है कि आप मान लीजिए कोई अधिकारी हैं, आप सरकारी सेवा में हैं, आपको कुछ शक्तियां दी गई हैं। आप मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर हैं, आईएएस अधिकारी हैं या नायब तहसीलदार हैं, तो आपके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, क्योंकि आप कार्यपालिका का अंग होते हैं और कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराना। तो आपके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। यदि आप उन शक्तियों का अपने स्वार्थ में उपयोग करते हो, अपने लिए पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, रुतबा कमाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। दूसरा, अपनी प्रतिष्ठा का गलत उपयोग करते हो। प्रतिष्ठा कौन सी, लोक कार्यालय से जुड़ी, मतलब आपको जो ओहदा दिया गया है वो आपकी प्रतिष्ठा है। आप किसी को धमकाते हो, आप किसी से पैसा मांगते हो, या आप किसी से कुछ काम निकलवाना चाहते हो। मतलब आप किसी जिले के डिप्टी कलेक्टर हैं और मान लीजिए आपके जिले में कोई और डिप्टी कलेक्टर है या कोई नायब तहसीलदार है, आपको अपने गांव में कोई कार्य कराना है, आप उससे बोलते हो कि आप ये काम कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आप पद में उससे ऊपर का ओहदा रख रहे हैं। नायब तहसीलदार को भी लग रहा है कि नहीं यार, ये डिप्टी कलेक्टर हैं और कभी ना कभी इनसे हमें काम पड़ सकता है, तो वो आपका काम करवा देगा। तो ये जो काम करवाने की प्रक्रिया है, आप जो अपनी प्रतिष्ठा का गलत उपयोग कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो या अपनों के स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो ये क्या है, भ्रष्टाचार है। और ये परिभाषा किसने दी थी, संथानम समिति ने दी थी। संथानम समिति ने क्या बोला है कि भ्रष्टाचार शक्तियों का स्वार्थ भरा उपयोग है या किसी लोक कार्यालय से जुड़ी प्रतिष्ठा का गलत उपयोग है। इन परिभाषाओं को इसी शब्दों में लिखना है, और ये सबसे सरल परिभाषाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इन परिभाषाओं में से कोई एक परिभाषा आप याद कर लीजिए। सारी परिभाषाएं याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे सिर्फ एक ही परिभाषा पूछी जाती है। अगली परिभाषा की बात करते हैं, जो कि भारतीय दंड विधान में वर्णित है। भारतीय दंड विधान में धारा 161 में वर्णित है। तो इसके अनुसार कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी, कौन सा कर्मचारी, सार्वजनिक कर्मचारी जो सरकारी सेवाओं में लगा होता है, वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षतापूर्ण तरीके से किया जा सके, और वह भ्रष्टाचार है। क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कोई लोक कार्यालय से जुड़ा अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी है, वो सिर्फ इसलिए ही धन लेता है, पारिश्रमिक, यहां ध्यान रखना एक शब्द लिखा वैध पारिश्रमिक। वैध पारिश्रमिक का मतलब होता है कि आपके लिए कार्य करने के लिए जो सरकार द्वारा तनख्वाह दी जाती है, जो सैलरी दी जाती है, आप जितना काम करेंगे मंथली आपके खाते में उतने पैसे डाल दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, वैध होता है। मतलब आपने जितना काम किया उसका जो हर जाना था सरकार ने आपको चुका दिया। अब आप क्या करते, किसी से रिश्वत मांगते हैं, मतलब आपकी जो आय है उसके अतिरिक्त आप किसी से पैसा मांगते हैं, और वो पैसा इसलिए मांगते हैं कि कोई दो पक्ष आपके पास आते हैं, कोई ए है और बी है, आपके पास निर्णय के लिए आते हैं कि सर हमारे बीच में विवाद हुआ है, आप इसको निपटा दीजिए, और ए ने आपको कुछ अतिरिक्त पैसे दे दिए कि आप जो डिसीजन है आप मेरे पक्ष में सुना दीजिए और बी के पक्ष में मत सुनाइए। तो जो एक वैध परिश्रम के अतिरिक्त आप इससे जो पैसा ले रहे हैं, तो ये जो पैसा लेने की प्रक्रिया है, और वो पैसा क्यों ले रहे हैं, ताकि आप पक्षपातपूर्ण निर्णय दे सकें। अर्थात आप किसी जो आपको पैसा दे रहा है आप उसके पक्ष में निर्णय दे सकें। तो जो ये प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है भ्रष्टाचार, और ये जो व्यक्ति ये अतिरिक्त पैसा ले रहा है उस व्यक्ति को कहा जाता है भ्रष्टाचारी। क्या कहा जाता है, भ्रष्टाचारी। अर्थात भारतीय दंड विधान की धारा 161 में भ्रष्टाचार के साथ साथ भ्रष्टाचारी की भी परिभाषा वर्णित है। समझ में आई ये परिभाषा।
चलिए अगली परिभाषा की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार निरोधक समिति 1964 ने दी थी। एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनी थी 1964 में, उसने एक परिभाषा गढ़ी थी। उस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक सार्वजनिक पद अथवा जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थ भरा उपयोग ही भ्रष्टाचार है। बात वही करते हैं कि आप क्या है, जनजीवन में एक विशेष स्थिति पर रखते हैं। मतलब आप जब लोक सेवा में होते हैं तो आपकी एक विशेष स्थिति होती है, आपके पास कुछ अलग से शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों का प्रभाव आप अनुचित तरीके से या स्वार्थपूर्ण उपयोग के लिए करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रष्टाचार कहलाती है। आगे बात करते हैं हम कि आखिर विश्व बैंक ने इसकी क्या परिभाषा दी है। तो विश्व बैंक बोलते हैं कि सार्वजनिक कार्यालय का व्यक्तिगत लाभ हेतु उपयोग करना ही क्या है? भ्रष्टाचार है। जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, सार्वजनिक कार्यालय सरकारी कार्यालय होते हैं, और यहां पे आप सार्वजनिक का अर्थ ही समझ लीजिए। सार्वजनिक मतलब क्या होता है? जो समाज की सेवा के लिए बनाए गए कार्यालय होते हैं। तो वो सारे जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं वो सार्वजनिक कार्यालय होते हैं। तो सार्वजनिक कार्यालयों का व्यक्तिगत लाभ हेतु उपयोग करना। अब व्यक्तिगत लाभ क्या होता है? मान लीजिए आप अतिरिक्त धन कमाने के लिए उसका उपयोग कर रहे हो, आप अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, या अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए, या अपनी किसी से दुश्मनी निकालने के लिए उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत रिश्वत लेना, फिरौती लेना, या घपला करना और पक्षपात करना, ये सभी शामिल होते हैं। पक्षपात का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी। यदि एक व्यक्ति आपको कुछ पैसे उपलब्ध कराता है और आप अपना निर्णय उसके ही पक्ष में सुना देते हैं, बगैर किसी सबूतों को देखे हुए आप एक तरफा निर्णय ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पक्षपात कहलाता है। बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार के संबंध में क्या कहा, उसने क्या परिभाषा गढ़ी। तो वो बोलते हैं कि सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करना ही क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। अब इन सभी परिभाषाओं का सार मैं आपको बता देता हूं कि सभी परिभाषाओं में आपसे कहा गया है कि जो लोक कार्यालय होता है, जो सार्वजनिक कार्यालय होता है, अर्थात जहां पर आपको पोस्ट दिलाई जाएगी, आप जहां पर कार्य करेंगे, आप एक सरकारी अधिकारी बनने वाले हैं पीएससी सिलेक्ट होने के बाद, आप एक लोक कार्यालय में, सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करेंगे। आप यदि उस कार्यालय में कार्य करते दौरान अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी शक्तियों का जो गलत उपयोग है वो अपने हित में या अपनों के हित में या किसी से बदला लेने के लिए करते हैं, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? भ्रष्टाचार के अंतर्गत कहलाएंगे। अब मन में प्रश्न आता है कि आखिर भ्रष्टाचार हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो दोस्तों यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप एक सरकारी अधिकारी बनने वाले हैं, और जब आप समाज के अंतर्गत कार्य करते हैं तो आपके साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिस समय आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आप एक ईमानदारी अधिकारी की तरीके से काम करेंगे या भ्रष्टाचार अधिकारी के। अब यहां पे प्रश्न यह भी उठता है कि पढ़ने से क्या होगा। तो यहां बता देना चाहूंगा कि पढ़ने से आपको पता होगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है, दूसरा भ्रष्टाचार किन किन कारणों से होता है। अर्थात आपको यही नहीं पता कि सरकारी सेवा में जाने के बाद जो उपहार लेना है वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, जो पक्षपात करना है वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। यहां जब आप भ्रष्टाचार के प्रकारों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, तो आप आगे चल के सतर्क रहेंगे। कोई आपको दहेज देगा, कोई आपको इनाम देगा, कोई आपको उपहार देगा, या कोई आपको अनैतिक तरीके से पैसे या कोई लाभ देने की बात करेगा, तो वो सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत है, आपको पता है। दूसरी बात, आपको यह भी पता है कि भ्रष्टाचार करने के लिए क्या क्या सजाओं का प्रावधान है, क्या क्या हो सकता है। तीसरी बात, आपको यह भी पता है कि इसका निरूपण कैसे, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इसे अल्पमत कैसे किया जा सकता है। आपको पता चलता है कि आपका जो जूनियर अधिकारी है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, या आपका जो सीनियर अधिकारी है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आपको पता है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इसे अल्पमत करने के लिए कार्य कर रही हैं। तो आप उसके अंतर्गत कार्यवाही भी कर सकते हैं, उनको इस मामले से अवगत भी करा सकते हैं। और जब आपको भ्रष्टाचार की विस्तृत जानकारी होगी तो आप एक ईमानदारी अधिकारी बनकर अपना पूरा कार्यकाल ईमानदारी के साथ व्यतीत कर सकते हैं। अब जब हमने भ्रष्टाचार की परिभाषा पढ़ी और मैंने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो आप सोचोगे कि भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक तो 2014 से ही जुड़े हैं हमारे सिलेबस में, तो क्या इससे पहले भ्रष्टाचार नहीं था? तो मैं बता दूं कि वर्तमान
समाज की, प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार के कारण देश विकास नहीं कर पाता है। राजीव गांधी की एक युक्ति है, राजीव गांधी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार इतनी अधिक मात्रा में होता है कि हम किसी योजना के लिए यदि 1 रुपए खर्च करते हैं तो जो उसका लाभार्थी होता है, जिस तक मुझे वो 1 रुपए पहुंचाना है, उस तक वो पहुंचते पहुंचते 10 पैसे में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात लाभार्थी के लिए 1 पैसे की जगह, 1 रुपए की जगह कितने पैसे पहुंचते हैं? 10 पैसे पहुंचते हैं। अर्थात इस प्रशासन में, इस सिस्टम में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि 90 पैसे भ्रष्टाचारियों के द्वारा बीच में ही खा लिए जाते हैं, बीच में ही दबा लिए जाते हैं। तो जो सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिन लोगों के लिए बनाई जाती हैं, उनको उसका फायदा नहीं पहुंच पाता, और जब उनको उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है तो देश का विकास कैसे होगा? देश के विकास के लिए जो सरकारी योजनाएं बना रही हैं उनका कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? अब मैं बता देना चाहूं कि ये वर्तमान की समस्या तो है, वर्तमान की समस्या के साथ साथ ये प्राचीन काल से ही चली आ रही समस्या है। अर्थात इसका जन्म वर्तमान भारत में ना होकर प्राचीन भारत में हुआ है, और यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, संपूर्ण विश्व की है। इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता ने भी इसके लिए काम किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसके लिए घोषणाएं की हैं, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी बना हुआ है इसके लिए। तो ये क्या है? संस्थान बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार भारत की ही समस्या नहीं है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। यदि हम प्राचीन रोम की बात करें तो प्राचीन रोम में भी भ्रष्टाचार लिप्त था, हमें देखने को मिलता है। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन समय का विश्व इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो रोम में बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, जो न्यायाधीश हुआ करते थे, वो निर्णय लेने के लिए रिश्वत मांगा करते थे। जो पोप हुआ करते थे वो स्वर्ग जाने के लिए टिकटें बांटा करते थे और उसके लिए भी पैसा लिया करते थे। तो ये सब क्या है? भ्रष्टाचार के ही प्रकार हैं। भारत में यदि हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भारत में प्राचीन काल में यदि भ्रष्टाचार की बात करें तो प्राचीन काल में जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र जो किताब लिखी गई है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर है, उसमें 50 प्रकार के भ्रष्टाचारों का वर्णन मिलता है। मध्यकालीन भारत की बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो गुलाम वंश और मुगल वंश में भी बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं। जैसे गुलाम वंश में अलाउद्दीन खिलजी हुए हैं, इसके साथ ही फिरोज तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक हुए हैं। तो इन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और किन्हीं ने, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए हैं। मुगल काल की बात करें तो औरंगजेब के समय में भी भ्रष्टाचार को अलमत करने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो जब ब्रिटिश काल चल रहा था आधुनिक भारत में, तो वहां भी दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, और वह सिद्धांत था धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन के सिद्धांत के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने भारतीय जनता को यह अवगत कराने का कार्य किया था कि किस तरीके से ब्रिटिश सत्ता हमारे भारत का धन चूस कर ब्रिटेन ले जा रही है। उन्होंने इस संबंध में एक युक्ति कही थी और कहा था कि जो ब्रिटिश शासन है वो एक स्पंज की तरह कार्य कर रहा है, और वह हमारी गंगा नदी के जल को सोख कर ब्रिटेन की या लंदन की टेम्स नदी के तट पर बहा रहा है या उस पर छोड़ रहा है। उन्होंने कहा था कि ये जो धन निष्कासन है वो किस तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अधिकारी हैं, वो सेवाओं के लिए पैसे ले रहे हैं, लेकिन हमें उन सेवाओं की आवश्यकता ही नहीं है, और जब हमें आवश्यकता नहीं है तो आप जबरदस्ती सेवाएं क्यों दे रहे हो? तो ये जो जबरदस्ती सेवाएं देना, अतिरिक्त पैसा लेना, ये सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ वर्तमान की समस्या ना होकर प्राचीन काल से चली आ रही एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसने अब वर्तमान समय में बहुत विकराल रूप ले लिया है, जो कि वर्तमान समय में बहुत बड़े बड़े घोटालों के रूप में हमारे सामने आता है। छोटे लेवल पर देखें तो छोटे लेवल पर एक चपरासी से भी यदि हम सरकारी काम कराने जाते हैं तो वो भी रिश्वत की मांग करता है, वो भी पैसों की मांग करता है। अर्थात यदि आप दैनिक जिंदगी की बात करें और आप कोई भी योजना का लाभ लेने की बात करें या कोई सरकारी काम कराने की बात करें तो उसमें हर जगह रिश्वत मांगी जाती है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। अर्थात इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अधिकारी को जानना होगा कि भ्रष्टाचार किन कारणों से होता है, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, और इसे अल्पमत करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो पहली वीडियो थी, इसके अंतर्गत हमने
सिलेबस का अध्ययन किया कि आखिर हमें इस जो चौथी यूनिट है इसमें क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ हमने विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन किया कि प्रश्न आखिर पूछे गए तो किस तरीके के पूछे गए, उनकी प्रकृति किस तरीके की थी। फिर उसके बाद हमने भ्रष्टाचार का अर्थ और भ्रष्टाचार की परिभाषा का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हम भ्रष्टाचार के आगे की बात करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार के कितने प्रकार हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।